हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी इकोनॉमिक क्लासेस एट होम में आपका स्वागत करती हूँ। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर को हम 4 वीडियो में पूरा करेंगे। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट एंड की। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। As we know that our resources are limited, so we have to make choice between goods and services. जैसा कि हमने पहले भी देखा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब स्केयर होते हैं, वो एक लिमिट होती है उनकी, और साथ ही साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो हमें उन रिसोर्सेज के बीच में चॉइस करना होता है कि हम उन्हें किस यूज़ में लगाएं। द ट्रू कॉस्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन एनी प्रोडक्शन कंजम्पशन इज़ द लॉस ऑफ द नेक्स्ट अल्टरनेटिव विच दे माइट हैव प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। सो अगर हम जो भी अल्टरनेट चूज़ करते हैं उस अल्टरनेट को चूज़ करने की कॉस्ट जो दूसरा अल्टरनेट प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो भी हो सकता था हम कर सकते थे, उसे छोड़ने की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। इसको अल्टरनेटिव कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। सो समझ आ गई? जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल द्वारा क्लियर करती हूँ। जैसे कि सपोज़ तुम्हारे पास 40,000 रुपीज़ हैं, तो उन 40,000 रुपीज़ से तुम या तो लैपटॉप खरीद सकते हो या फिर एक मोबाइल परचेज कर सकते हो। अब तुम्हें इन दोनों के बीच में चॉइस करनी है कि तुम्हें लैपटॉप चाहिए या फिर मोबाइल फ़ोन चाहिए। सपोज़ तुम चूज़ करते हो ख़रीदना एक लैपटॉप। अब लैपटॉप ख़रीदने की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट होगी जो सेटिस्फैक्शन अगर तुम इस मनी से मोबाइल फ़ोन ख़रीदते उससे तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलता उसको तुमने छोड़कर लैपटॉप को चूज़ किया है। तो जो लैपटॉप परचेजिंग की कॉस्ट होगी वो सेटिस्फैक्शन होगा जो कि तुम मोबाइल फ़ोन खरीद के गेन कर सकते थे। इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द लैपटॉप इज़ द फोरगोन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। जो सेटिस्फैक्शन मोबाइल फ़ोन के ख़रीदने से मिल सकता था वो तुमने त्याग करके लैपटॉप को ख़रीदा है। सो लैपटॉप ख़रीदने की कॉस्ट वो सेटिस्फैक्शन होगी जो कि तुम मोबाइल फ़ोन से गेन कर सकते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ यू हैव 40 रुपीज़ है तुम्हारे पास। अब उन 40 रुपीज़ से तुम या तो बनाना खरीद सकते हो और या फिर ऑरेंज खरीद सकते हो। अब सपोज़ तुम चूज़ करते हो ख़रीदना बनाना खरीद लेते हो। अब इस बनाना को ख़रीदने की कॉस्ट वो सेटिस्फैक्शन होगी जो कि अगर तुम ऑरेंज खरीदते और उनके कंजम्पशन से तुम्हें प्राप्त होती। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक resources in any production or consumption is the loss of the next alternative which they might have produced or consumed. Clear? यानी कि किसी भी रिसोर्स को या तो उसको प्रोडक्शन में लगाया जाए या कंजम्पशन किया जाए तो उस रिसोर्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट होगी जो कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव उस रिसोर्स से हम गेन कर सकते थे। जैसे कि कोई
रिसोर्स है, जैसे कि कोई एक लैंड है, उस लैंड से तुम या तो एग्रीकल्चर कर सकते हो उस पर, और या फिर उस पर कोई एक बिल्डिंग बना सकते हो। तो सपोज यू चूज एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट होगी जो तुम अगर उस लैंड को बिल्डिंग पर्पस के लिए चूज करते और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता उसको त्याग कर तुमने क्योंकि एग्रीकल्चर चूज किया है, सो वो सेटिस्फेक्शन जो तुमने छोड़कर एग्रीकल्चर से गेन किया है वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। तो अब देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये क्या होता है। एज वी नो दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, with these limited resources we have to decide the different possible combination of goods and services। जैसे कि हमें पता ही चल गया है कि हमारे पास जो रिसोर्स, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब लिमिटेड हैं और साथ ही साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। सो जब हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना है। सो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इन गुड्स एंड सर्विसेज को हम अपनी डेली लाइफ में चूज करते हैं। अगर जितने भी हम ये कॉम्बिनेशंस डिसाइड करते हैं परचेज करने के, अगर उन सब कॉम्बिनेशंस को मिलाकर एक साथ दिखाया जाता है तो वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। द कलेक्शन ऑफ दीज पॉसिबल combination is called the production possibility set of the economy। उन सारे combinations को अगर एक साथ दिखाते हैं तो वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। और अगर इन सारे सेट्स को अगर हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इनका करते हैं तो वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। When this set is graphed, it is called production possibility curve PPC और production possibility frontier। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PPC। तो अगर आपसे कोई पूछे what is PPC, then you should know full form of PPC is production possibility curve। So देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। In other words, PPC can be defined as a graphical representation of different combination of two commodities that can be produced with the help of available resources and given technology in an economy। PPC, अब इसके कुछ और नाम भी होते हैं। PPC is also called, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हम कहते हैं और इसके साथ साथ इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। इन नामों से भी इसको बुलाया जाता है। PPC is called production possibility frontier because it shows the maximum limit of production of goods and services with full and efficient use of resources and technology। सो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शो करता है मैक्सिमम लिमिट, किसी भी जितनी भी मैक्सिमम लिमिट हो सकती थी गुड्स के प्रोडक्शन की और सर्विसेज की, किस तरह से विद फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं या टेक्नोलॉजी है उसका फुल और एफिशिएंट यूज करके जितनी मैक्सिमम हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर सकते हैं वो ये शो करता है। अब इसमें हम कुछ एजम्पशंस मानकर चलते हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब लिमिटेड होते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहती है। एंड थर्ड इज
अल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, जो दो गुड्स होते हैं उनके बीच में अल्टरनेटिव कंपैरिजन होता है। अब देखिए इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है ए, बी, सी, डी और ई, यानी कि हमारे पास 5 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं राइस का और या फिर व्हीट का। अगर हम अपनी इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ राइस के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो हम प्रोड्यूस कर पाते हैं 40,000 क्विंटल राइस को, और अगर हम सारे रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो हम प्रोड्यूस कर पाते हैं 100,000 क्विंटल व्हीट को। और अगर हम, तो ये पॉसिबिलिटी होती है ए, जिसमें कि हम सारे अपने रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन में लगा देते हैं, और पॉसिबिलिटी ई में हम अपने सारे रिसोर्सेज राइस के प्रोडक्शन में लगा देते हैं, यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन 0 है और राइस का प्रोडक्शन 40,000 क्विंटल्स है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन को 1000 क्विंटल्स में शो किया गया है। अब अगर हम सोचें कि हम दोनों चीज़ों का, राइस और व्हीट दोनों को थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है बी, जिसमें कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से 10,000 क्विंटल राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर 90,000 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी सी में अगर हम थोड़े और रिसोर्सेज व्हीट से निकाल कर राइस में लगाएं तो हम राइस का प्रोडक्शन 10,000 क्विंटल बढ़ा देते हैं, यानी कि अब राइस का प्रोडक्शन हो जाता है 20,000 क्विंटल्स, और व्हीट का प्रोडक्शन जो कि पहले 90 था अब वो घट कर रह जाता है 70,000 क्विंटल्स। इसी तरह अगर अब और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो हमें थोड़े रिसोर्सेज और व्हीट से निकालने पड़ेंगे, यानी व्हीट का प्रोडक्शन हमें और घटाना पड़ेगा। तो अब हम पॉसिबिलिटी डी में हम राइस का प्रोडक्शन बढ़ाकर कर देते हैं 30,000 क्विंटल और व्हीट का प्रोडक्शन घट कर रह जाता है 40,000 क्विंटल। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से चूज कर सकते हैं। अब इन सारी पॉसिबिलिटीज को अगर हम एक ग्राफ के द्वारा शो करते हैं तो वो कहलाता है पीपीसी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अगर एक चीज का प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पर हमने राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमें व्हीट का प्रोडक्शन घटाना पड़ता है, तो यानी कि कुछ रिसोर्सेज हमें यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके राइस के प्रोडक्शन में लगाने पड़े तभी हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा पाए। तो क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया गया तो इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको एक नाम दिया गया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि सपोज हमने सी पॉइंट है, इस पर हम देख सकते हैं कि हमने राइस के प्रोडक्शन 10 से बढ़ाकर 20 किया, तो जो राइस का 20 प्रोडक्शन बढ़ाने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो सेटिस्फेक्शन थी जो कि हमने व्हीट का प्रोडक्शन 90 से घटाकर 70 यानी कि 20 का डिक्रीज हमने यहाँ पर किया। तो उसको अगर हम उन रिसोर्सेज को व्हीट के प्रोडक्शन में लगाते, उनसे हमें जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता वो हमने छोड़कर राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया, तो ये हर पॉइंट शो करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो कि हम गेन कर सकते थे, लेकिन हमने वो छोड़ा और छोड़कर हमने दूसरी चीज के प्रोडक्शन में अपने रिसोर्सेज को लगाया।
तो इसलिए यहाँ पर हर पॉइंट पर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता कर सकते हैं, इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है। अब इसी एग्जाम्पल को हम एक डायग्राम के रूप में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्सिस कर्व पर शो करता है प्रोडक्शन ऑफ राइस और वाई एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो वीट का प्रोडक्शन होता है 100 और राइस का प्रोडक्शन यहाँ होता है 0। तो कॉम्बिनेशन ए शो करता है वीट के प्रोडक्शन को, जहाँ पर अब 100,000 क्विंटल्स वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, अब अगर वो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना को भी करना चाहता है तो उसे कुछ रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन से निकाल कर राइस में लगाने होते हैं। तो यहाँ पर अगर वो 10,000 क्विंटल राइस का प्रोडक्शन करता है तो वीट का प्रोडक्शन 100 से घटकर हो जाता है 90। तो कॉम्बिनेशन बी शो करता है 90,000 क्विंटल्स वीट के प्रोडक्शन को और 10,000 क्विंटल राइस के प्रोडक्शन को। अब अगर प्रोड्यूसर इकोनॉमी में अगर हम चाहते हैं और भी ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना, तो राइस का प्रोडक्शन अगर हम 10 से बढ़ाकर 20 करते हैं तो हमें कुछ और रिसोर्सेज वहाँ से निकालने होते हैं। तो वीट का प्रोडक्शन घटकर रह जाता है 70 और राइस का प्रोडक्शन बढ़कर हो जाता है 20। तो कॉम्बिनेशन सी शो करता है 20 राइस के प्रोडक्शन को और 70 वीट के प्रोडक्शन को। अब राइस का प्रोडक्शन हमने और बढ़ाकर हो गया ये 30, तो वीट का प्रोडक्शन कम होकर रह जाता है 40,000 क्विंटल्स। तो कॉम्बिनेशन डी हमें मिलता है जो कि शो करता है 30 राइस के प्रोडक्शन को और 40 वीट के प्रोडक्शन को। अब अगर इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज हम राइस के प्रोडक्शन में लगा दें तो राइस का प्रोडक्शन हमें प्राप्त होता है 40,000 क्विंटल और यहाँ पर वीट का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, यानी वीट का प्रोडक्शन यहाँ है 0। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई प्राप्त होते हैं। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हम चूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज लगाने के लिए। तो अगर इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम मिला दें तो हमें जो कर्व मिलता है वो कहलाता है पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली इसकी क्वालिटी होती है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। ये किस कारण से होता है, क्योंकि अगर हमें वन गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरी गुड का प्रोडक्शन कम करना होता है, जिस वजह से जो शेप होती है पीपीसी की वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सेकंड है कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसकी जो शेप होती है वो कनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स ना होकर कनकेव शेप का होता है। ये किस कारण से होता है, ये होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमओसी और एमआरटी की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि ये दोनों बढ़ती हुई होती हैं। When we increase one good production which is result of another good sacrifice। जब हम एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरी गुड को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो उससे जो एमओसी होती है वो बढ़ती हुई होती है, जिस वजह से इसकी शेप कनकेव टू द ओरिजिन होती है। अब एमओसी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। लेकिन एमओसी में हम टोटल कॉस्ट का ना पता लगाकर सिर्फ वन एडिशनल यूनिट का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसकी जो कॉस्ट आती है उसका हम पता लगाते हैं, तो वो कहलाती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एमओसी और एमआरटी वैसे तो सेम होती हैं, लेकिन एमओसी में हम यूनिट में मापते हैं और एमआरटी में अगर हम रेशियो निकालें उसका
तो वो कहलाती है MRT। अब MOC बढ़ती हुई क्यों होती है ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। MOC बढ़ती इसलिए है क्योंकि इसके दो कारण होते हैं। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स और सेकंड होता है अनइक्वल एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम लगाते हैं क्योंकि वो अनइक्वल एफिशिएंट होते हैं, उस वजह से हमें जो MOC होती है ये इंक्रीज होती रहती है। तो जिस वजह से PPC कर्व की शेप कनकेव शेप होती है, यानी कि PPC कर्व इस शेप का होता है, और अगर कॉन्वेक्स होता तो ये इस शेप का होता है, लेकिन ये कॉन्वेक्स ना होकर कनकेव शेप का होता है। अब बात करते हैं अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस की। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, और अटेनेबल कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं। एक तो ये कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो सारे पूरी तरह से यूज़ कर लिए जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज बच जाएं, पूरे रिसोर्सेज का यूज़ ना किया जाए। जैसे कि आप देखिए इस डायग्राम में, तो हमारे पास जो इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास A, B और K तीन ऐसे पॉइंट हैं जो कि अटेनेबल हैं, यानी कि जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन और दो पॉइंट जो कि R और T हैं वो अनअटेनेबल हैं, यानी वो हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन जो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन है उनमें से A और B दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें कि एक इकोनॉमी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज उसमें हम कर सकते हैं, और जो K पॉइंट है उस पर रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। उसमें हमें ये पॉइंट चुनने के बाद इकोनॉमी के पास कुछ रिसोर्सेज बच जाते हैं। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब बात करते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन की। Unattainable combinations are those combinations that an economy cannot produce with given amount of resources, यानी कि जो उसके पास resources हैं उनके द्वारा वो उन combination को achieve नहीं, उनको accept नहीं कर सकती है। तो इस डायग्राम में देखिए ये दो पॉइंट ऐसे हैं R और T जो कि अनअटेनेबल है, यानी कि हमारे रिसोर्सेज से ये दोनों पॉइंट गेन करना पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अब इनके क्या कारण होते हैं अटेनेबल और अनअटेनेबल के? अनएम्प्लॉयमेंट, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि प्लांट मशीन्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मशीनरी ऐसी है या कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि बेकार पड़े हुए हैं। तो ये कारण हो सकते हैं हमारे कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन क्या था, जो कि अटेनेबल तो था लेकिन उसमें रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं थे, और स्केर्सिटी इज द कोज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। और जो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन आपने देखे उसका कारण होता है स्केर्सिटी, यानी कि संसाधनों की दुर्लभता, जिस वजह से हम इन कॉम्बिनेशंस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और PPC। जो PPC में चेंज होते हैं वो किस कारण से होते हैं ये अब हम देखेंगे। अब जो PPC में चेंज होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है शिफ्ट इन PPC और दूसरा होता है रोटेशन। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि शिफ्ट क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। शिफ्ट में जब PPC कर्व नया दूसरी तरफ, जैसे ये PPC कर्व है, तो अगर ये दूसरी राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, नया PPC कर्व बन जाता है, तो ये कहलाता है शिफ्ट। और रोटेशन में क्या होता है,
भी रोटेट हो गया। पहले ये पीपीसी कर्व था, अब ये हो गया, या फिर ये पीपीसी कर्व था और अब ये हो गया। ये कहलाता है रोटेशन। अब जो शिफ्ट होता है पीपीसी कर्व में, शिफ्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन रिसोर्सेज विद रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। शिफ्ट किस कारण से होता है? अगर दोनों गुड जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो तब पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाता है। और रोटेशन किस कारण से होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। यदि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कोई भी होते हैं सिर्फ एक गुड के संबंध में तो पीपीसी कर्व रोटेट होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी में शिफ्ट किस तरह से होता है? सबसे पहला है व्हेन रिसोर्सेज इंक्रीज। अगर हम सोचें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा पीपीसी कर्व पर? पीपीसी कर्व शिफ्ट तो होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इसको अब हम देखते हैं। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीज। अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो दोनों गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंड पीपीसी विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और पीपीसी कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि डायग्राम में देख लेते हैं, इसमें ये पीपीसी कर्व है, जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे उस पर हमें जो पीपीसी कर्व मिलता है वो ये पीपीसी कर्व है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीसी कर्व राइट साइड शिफ्ट होकर P1 हो जाता है। ओके, अब देखते हैं व्हेन रिसोर्सेज डिक्रीज। अगर रिसोर्सेज बढ़ने की बजाय डिक्रीज हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स डिक्रीजेस। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो नेचुरल है कि दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंड पीपीसी कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और फिर पीपीसी कर्व अभी लेफ्ट से राइट को हुआ था और फिर वो राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इट इज अ रेयर पॉसिबिलिटी बट समटाइम्स इट मे हैपन ड्यू टू फॉल इन पॉपुलेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए इकोनॉमी में कि किसी भी तरह से कोई ऐसी महामारी फैल जाए, पेंडेमिक या फिर कोई भी ऐसी वॉर वाली सिचुएशन आ जाए जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है और कैपिटल स्टॉक वो उसमें एक तरह का डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो ये एपिडेमिक कोरोना फैली हुई है, इससे क्या हो रहा है? इससे यही सिचुएशन इस समय क्रिएट हो रही है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट होकर राइट से लेफ्ट हो जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये डायग्राम है, इसमें जो इनिशियल पीपीसी कर्व है वो पीपी इनिशियल कर्व है और ये न्यू पीपीसी कर्व है जो कि रिसोर्सेज के डिक्रीज होने के बाद हमें प्राप्त होता है, यानी कि ये अब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में वो डिक्रीज हो गया है। ये हो गया शिफ्ट। अब देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है पीपीसी में। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन गुड, पीपीसी will rotate either on x axis or on y axis। अगर देश में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी कोई डेवलप हो जाती है, तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो रोटेट होकर उसमें या तो
एक्स एक्सिस पर ये रोटेट होगा या फिर वाई एक्सिस पर। इसका मतलब है कि यानी कि या तो एक्स गुड का प्रोडक्शन बढ़ेगा और या फिर वाई गुड का। अब इसमें दोनों तरफ देख लेते हैं। रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस पर रोटेट होता है तो ये कैसा होगा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स increases its production and PPC will rotate to right on x axis। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से x गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये रोटेट होकर x एक्सिस पर हो जाता है। तो इसको डायग्राम में देखिए, ये PPC कर्व था AB। अब हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ जिससे कि x गुड का प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये रोटेट होकर नया जो पीपीसी कर्व बना वो ये AB डैश हो गया। अब है रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर अगर रोटेट होता है तो कैसे होता है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्शन एंड पीपीसी विल रोटेट टू राइट ऑन वाई एक्सिस। सेम होगा, अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से वाई गुड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पीपीसी कर्व y एक्सिस की तरफ रोटेट हो जाएगा। सेम जिस तरह अभी x एक्सिस पर बढ़ा है इसी तरह x पर सेम रहेगा और y पर बढ़ जाएगा। ये इसका डायग्राम है। इसमें ए बी पीपीसी कर्व है। अब y का प्रोडक्शन बढ़ा तो नया पीपीसी कर्व a डैश b हमें मिल जाता है। इट मीन्स कि b का x गुड का प्रोडक्शन सेम है, OB एक्स गुड का प्रोडक्शन पहले था और न्यू पीपीसी करवाने के बाद भी एक्स गुड का प्रोडक्शन OB है, जबकि वाई गुड का प्रोडक्शन OA से बढ़कर OA डैश हो जाता है। तो ये हो गया चेंज इन पीपीसी। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि शिफ्ट क्या होता है और रोटेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। शिफ्ट में नया पीपीसी कर्व फॉर्म होता है और रोटेशन में आइदर ऑन एक्स गुड और आइदर ऑन वाई गुड, एक गुड का प्रोडक्शन उसमें बढ़ता है और उसी के अनुसार पीपीसी कर्व फॉर्म होता है।